हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तारीफ बहुत अच्छी चल रही होगी। हाँ जी बेटा, मैं CAPS बेनीवाल। बेटा ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई आज की, ये वीडियो रेलिवेंट है फॉर ईच एंड एवरी CA स्टूडेंट, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे हो, इंटर लेवल पे हो या फाइनल लेवल पे हो, ओल्ड कोर्स का बच्चा हो, न्यू कोर्स का बच्चा हो। बेटा ये बात आप सबको पता है कि CA के अंदर बेटा जो स्कोर आता है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आता है। अगर मैं बोलूँ बेटा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में, हम कई बार कन्वीनियंट के लिए बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है। अकाउंट, कोस्ट, FM, ठीक है, टैक्स, ठीक। बेटा मैं इस वीडियो में जो कवर कराने वाला हूँ वो ये कवर कराने वाला हूँ कि बेटा हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को स्मार्ट वे में स्टडी कैसे करें। ये बात सबको पता है कि अच्छा स्कोर बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आता है, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बेटा स्कोर आने के लिए जरूरी है रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करो बेटा उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके नाम। तो मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला बेटा कि स्मार्ट वे में मैक्सिमम रिवीजन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कैसे करें। क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ बेटा एक ड्रॉबैक ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो कोई चैप्टर उठाया आपने, अगर मैं बात करूँ बेटा फाइनल लेवल की होल्डिंग की, या बेटा मैं बात करूँ डेरिवेटिव की, या मैं बात करूँ बेटा किसका PGBP या कैपिटल गेन की, ठीक है, या इंटर लेवल या फाउंडेशन लेवल जो बड़े चैप्टर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा एक ही चैप्टर के अंदर बेटा 4-4, 5-5 दिन लगा देता है, और वो तब लगा देता है जबकि उसने वो पहले पढ़ रखा है। तो मैं इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूँ इस बात को समझाने वाला हूँ कि कैसे आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करें, कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज करें। बेटा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि जहाँ पे आपको रिवीजन में पहले 4 घंटे लगते थे, अब आपको सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। जहाँ पर सर आपको रिवीजन करने बेटा कॉन्फिडेंस कई बार नहीं आ पाता था, बेटा इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। सम टाइम इट हैपन, आपको लगता है कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छे हैं, लेकिन सर कहीं ना कहीं बेटा आप उसकी रिवीजन ना करने की वजह से एग्जाम में प्रॉपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, स्कोर कम आ पाता है, जबकि जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पाता। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को स्मार्ट वे में कैसे स्टडी करें, कैसे पढ़ें बेटा ताकि स्कोर अच्छा आए। और स्कोर अच्छा आने के लिए बेटा रिवीजन बार बार करना जरूरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कम टाइम में कैसे करें। हाँ जी सर। बेटा 1 मिनट के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे FR के अंदर बेटा होल्डिंग का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक बेटा एक क्वेश्चन होल्डिंग का लूंगा तो हो सकता है कि सिर्फ जो बच्चा फाइनल का बेटा FR पढ़ रहा है, ओल्ड या न्यू कोर्स, क्योंकि दोनों में होल्डिंग है, तो उसी के लिए ये बेटा वीडियो बन जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो को हर बच्चा देखे। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ऐसा करता हूँ बेटा, मैं होल्डिंग में नहीं ले रहा, मैं एक काम करता हूँ, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बेटा जो भी आपका मनपसंद सब्जेक्ट है और जो आपका सबसे बड़ा चैप्टर बेटा, आप उससे अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं कि मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे। पहला क्वेश्चन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर चैप्टर को जो आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रहा है उसका एक एक क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व करते हो। जैसे मान लो आपने पार्टनरशिप पढ़ा, उसमें बेटा आपसे पार्टनर कैपिटल बनाया, आपने बैलेंस शीट बनाई, हर चीज आपने लिखी है उसके अंदर ना। होल्डिंग किया बेटा आपने, तो कंसोलिडेशन बेटा सारे के सारे स्टेप लिखे। कितने बच्चे ऐसे करते हैं? अच्छा, मान के चलो बेटा कि कुछ बच्चों ने हाँ भर ली कि सर हम ऐसा करते हैं। बेटा अभी मैं अपना कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे को 1-2 मिनट और लगेंगे बेटा बैकग्राउंड बनाने, फिर उसके बाद बेटा मैं अपने कमेंट दूंगा। और मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी दे रहा हूं बेटा कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ इस वे से अगर हम स्टडी करें तो बहुत बेटर रहेगा, ठीक। सेकंड पॉइंट बेटा ये है कि कितने बच्चे ऐसे हैं, जैसे क्या होता है, सॉल्यूशन तो हर बच्चे के पास होता है, क्लास में कराया जाता है, नहीं वो स्टडी मैट्स उठा लेता है, दोस्तों के पास होता है। बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो टिक मारते हैं कि चल इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है। बेटा मैं सबसे पहले फोकस करूंगा कि सबसे गलत अप्रोच तो ये है। इस अप्रोच को आप बिल्कुल पल्ले गांठ लगा लो बेटा कि आपने इस अप्रोच को कभी फॉलो करना ही नहीं है। ये गलत अप्रोच होती है। इसका तो बेटा वही मतलब होता ना, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और एग्जाम के अंदर ये क्या आ गया। इसलिए बेटा बिल्कुल कसम खा लो, ये ऑडिट तो आप करोगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं देखोगे बेटा तो एग्जाम में आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा। अब मुद्दा उठता है कि सर अगर हम ऐसा ना करें तो सर हमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, और आप कह रहे हो कि टाइम कम से कम लगेगा। बेटा मैंने तो अपनी बात अभी शुरू ही नहीं की, अब मैं शुरू करता हूं। सर मेरा अपना मानना बेटा ये अप्रोच भी थोड़ी सी गलत है। सर ये अप्रोच कैसे गलत है? अभी तो आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन को पूरा सोल्व करके देखो, बेटा बिल्कुल पूरा सोल्व करके देखो, लेकिन किस तरीके से बेटा अब स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को बेटा या चैप्टर को उठाते हो तो सबसे पहले जो आपके उसके कंसेप्ट उसे रीड करें आप, फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आ गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बेटा कैसे करना आपने, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए मैं कैश फ्लो करा रहा हूं आपको।
अब कैश फ्लो के अंदर बेटा 3 एक्टिविटी है। कैश फ्लो इसलिए ले ले क्योंकि हर बच्चे को पता, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। एक बात बताओ, सजाने से क्या नंबर मिल जाएंगे? जब आप रिवीजन करते हो, अगर आप रिवीजन में सजाओगे क्वेश्चन को तो टाइम ज्यादा लगेगा, बच्चा पूरा लिखेगा कैश फ्लो, उसके अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा मैं कहता कुछ मत लिखो, आपने टारगेट बनाना है कि कोई भी बड़े से बड़ा चैप्टर 4 से 5 पेज के अंदर रिवाइज हो जाए। सर 4 से 5 पेज के अंदर मतलब कैसे? देखिए ध्यान से, अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ा और मैंने शुरू कर दिया सोल्व करना। अब सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लेके चलते हो तो आप कुछ मत करो बेटा, प्रॉफिट में सिर्फ 40,000 लिख दो, सिर्फ अमाउंट लिख दो, इसके अलावा, क्योंकि आपको यहाँ पे बेटा कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिर्फ ओ लिख लो, इन्वेस्टिंग में आई लिख लो और फाइनेंसिंग में एफ लिख लो। ऑपरेटिंग के अंदर जो जो चीजें आई हैं उसकी सिर्फ अमाउंट लिखो। अगर आपको लगता है सर ये अमाउंट कंफ्यूजन है, ये अमाउंट डुप्लीकेट है, ये अमाउंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके आगे सिर्फ क्या करो, उसकी एब्रीविएशन में पहला वर्ड लिख दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा आपको लिखने की जरूरत नहीं कि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं। आप अगर ऐसे करोगे बेटा तो आपका कम से कम बेटा 4 से 5 गुना टाइम बच जाएगा, क्योंकि जब आप फॉर्मेटिंग करते हो बेटा तो फॉर्मेटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए सर सबसे पहले बेटा आपने क्या करना, पहला मेरा रूल ये है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को पूरा सोल्व करें, लेकिन उसमें सिर्फ अमाउंट और फिगरें लिखे साहब। जब आप रिवीजन करने बैठते हो तो आपको पता होता है ये अमाउंट कहां कहां इंपैक्ट डालेगा, तो जहां जहां वो अमाउंट इंपैक्ट डालता था उसके सारे के सारे कॉम्बिनेशन आप क्या करो बेटा, सारे के सारी पोस्टिंग साथ साथ लेके चलो। एक जगह, 2 जगह, 4 जगह, 5 जगह, जितनी जगह हो जा रहा है बेटा उसे साथ साथ लेके चलो। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है IR, अब आप एंट्री डालते हो, एंट्री में मान लो कैपिटल चेंज होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, आप लिखो सिर्फ पहला अमाउंट फिर अमाउंट फिर अमाउंट। अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है तो सी लिख दो सिर्फ कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। बेटा इससे क्या होगा, आपका लिखने टाइम बचेगा और आपका पूरा पूरा फोकस होगा अमाउंट के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेट वही चलना बेटा, ठीक। आप ऐसा करके 2 या 3 4 क्वेश्चन कर लो। जब आपको लगता है कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है, अगर आपको लग रहा है सर अमाउंट में फंस रहे हो अपना, तो बेटा आप फिर क्या करो, एब्रीविएशन से क्वेश्चन को करो, पूरा सोल्व मत करो। दूसरी बात, आप क्या करो बेटा, जब भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को करते हो और जिसमें बेटा फॉर्मेट स्टेटमेंट फॉर्म में होते हैं, तो आप उसमें ऐसा करो कि ऐसे कॉलम बना लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको याद हो, हम बैंकिंग कंपनी के अंदर क्या करते हैं, होमवर्क को जब डिस्कस करते हैं तो 10-12 क्वेश्चन हम पिंडल के कैसे करते हैं, सिर्फ अमाउंट लिखवाते हैं, आगे एक पैराग्राफ लिख देते हैं बेटा, मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर से लिखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिर्फ अमाउंट लिखवाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा पूरा कंट्रोल आ जाएगा क्वेश्चन पे, ठीक। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तो सेकंड पॉइंट आपने क्या करना है साहब, उसके बाद जब 4-5 क्वेश्चन कर लिया आपने, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि ये चैप्टर अच्छे से पकड़ में आ गया, तो फिर आप जब अगला क्वेश्चन उठाओगे ना, तो अगले क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करो, वही पॉइंट लिख के देखो जो पॉइंट नए हैं, जो पॉइंट आपको ट्रिकी लग रहे हैं। सर बार बार वही ओपनिंग बैलेंस लिखना, वही बेटा बैलेंस लिखना जो आपको अच्छे से आता है बेटा, कोई मायने नहीं रखता। कंसेप्ट नया है, पूरा करो। आई मीन टू से, अगर सेम कंसेप्ट के आपके पास 10 क्वेश्चन तो 4 क्वेश्चन ढंग से कर लो, बाकी क्वेश्चन बेटा वो पॉइंट कर लो जो पॉइंट आपको ट्रिकी लग रहे हैं या लग रहे हैं कि रेलिवेंट है। इससे क्या होगा बेटा, आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर क्वेश्चन सारे करें या कम करें या ज्यादा करें। बेटा मैं हमेशा अपनी क्लास में यही बोलता हूं बेटा कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन जो आता है वही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए सर आपने क्वेश्चन सारे करने हैं। सर सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, देखिए जब आप इस ट्रिक से काम करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा डुप्लीकेट क्वेश्चन कौन कौन सा। तो आप एक लिस्ट बना ले साथ साथ कि ये डुप्लीकेट क्वेश्चन है, ये डुप्लीकेट क्वेश्चन है, ये डुप्लीकेट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को चाहे आप ऐसे मत करो, चाहे फिर टिक मार्क कर लो। सर आपने अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, शुरू में बोला टिक मारो, बट मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो हमेशा सिर्फ टिक मारते हैं। सर एक क्वेश्चन जिसके सिर्फ अमाउंट डबल है, अमाउंट हाफ है, बेटा उसको बार बार करने से कुछ पर्पस थोड़ा सोल्व होगा। हाँ अगर कॉन्फिडेंस लूज है तो फिर लिख के देखो, लेकिन जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ये कंसेप्ट मेरे को अच्छे से आ गया, तो फिर आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए टिक मार्क का काम कर सकते हो। लेकिन सर टिक मार्क की परसेंटेज 15 से 20% हो, ठीक। तीसरी बात, आप अपने पास जब सारा का सारा बेटा सारा चैप्टर कर लो, तो उस केस में आप क्या करो, अपनी कॉपी के, बेटा मेरे पास अभी कॉपी नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कॉपी के लास्ट में 2 या 3 पेज ब्लैंक क्या करो, स्टेपलर करो, और जो कंसेप्ट उसके अंदर बेटा उसे अपनी भाषा में लिखो। अगर आपको लगता है कि सर वो पेज हट जाएंगे तो एक पतली सी कॉपी लो बेटा, अराउंड 25 से 30 पेज की या मैक्सिमम 50 पेज की, उस पे चैप्टर नंबर 1 में ये दिक्कत आई थी, वो दिक्कत लिख लो और उसे अपनी लैंग्वेज में लिखे बेटा, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगली बार जब रिवाइज करोगे तो आप क्या करो, वो वाले पॉइंट उठा लो। जब आप वो पॉइंट पढ़ के बैठोगे बेटा तो अगली बार आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। चौथी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को करते हैं और चैप्टर में जब हम थकावट फील करते हैं, 70% हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कल करेंगे, बेटा कल फिर उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए सर मेरी बात ध्यान सुन लो बेटा, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर आपने करना है तो उसे एकदम खत्म करें, चाहे वो 10 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, बेटा कंप्लीट करके ही उठे, बीच में उसे ना छोड़े। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अगर आपने उसे बीच में छोड़ दिया तो कल फिर उतना टाइम लेगा वो ना।
बेटा मेरी बात समझ रहे हो, ये वाली बात कि आपने सारा का सारा चैप्टर एक साथ कंप्लीट करना है, एक साथ कंप्लीट करना। बेटा ये बात मैंने 4-5 बार बोल दी है, एक साथ। एक बात बताऊं आपको बेटा, कुछ बच्चे जैसे अपने से पढ़े हुए हैं और जिनको मैं ट्रिक बताता हूं बेटा, उन बच्चों से पूछ लेना 7 से 8 घंटे में वो होल्डिंग कंप्लीट कर लेते हैं सर, 7 से 8 घंटे में। लेकिन वही कर पाते बेटा जो बात को फॉलो करते, सिर्फ सुनते नहीं है। क्या करना है आपने, जैसे अब मैं थोड़ा सा होल्डिंग पे आ जाता हूँ क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर यही है। आपने क्या करना है, जैसे 4-5 क्वेश्चन कर लिए, अच्छे से कंसेप्ट हो गए, फिर टिक मार्क कर लिया, उसका डुप्लीकेट क्वेश्चन काटते रहे। उसके बाद बेटा हर कंसेप्ट का सिर्फ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया उसमें एक कंसेप्ट नया है तो उस कंसेप्ट को करके देख लो आप ना। ऐसे बेटा 7-8 घंटे में हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। क्योंकि जहां पे आपको फॉर्मेटिंग में 15 मिनट लगती थी सर, वहां पे आपका 2 या 3 मैक्सिमम 5 मिनट वो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को करते हो सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन को बड़ा स्पीड में पढ़ता है। बेटा मैं कहता हूं हमेशा पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन को बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोड में पढ़ना आपने। जितना क्वेश्चन पढ़ने पे आप टाइम लगाओगे बेटा उतना आंसर जल्दी बनेगा। देखिए मेरी अपनी एक अप्रोच होती है, एग्जाम में या तो क्वेश्चन आता नहीं या आता है। अगर आता और गलत हो रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी दिखाई है, क्वेश्चन को आप ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट रूल बेटा, एग्जाम के अंदर प्रॉपर फॉर्मेट बनाए हमेशा। सर एग्जाम के अंदर अगर हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट बनाए, आपने कहा फॉर्मेट में यहां मत बनाओ। जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो कोई एक क्वेश्चन जिसमें लगता है आपको सारे कंसेप्ट है, तो उसके अंदर बेटा क्या करें, आप उस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप प्रॉपर फॉर्मेट बना ले। इससे आपकी फॉर्मेट की प्रैक्टिस हो जाएगी। और फॉर्मेट का क्वेश्चन आप बिल्कुल कंप्लीट लास्ट में करें, क्योंकि तब तक आपको क्वेश्चन पूरी तरह से आता होगा। सर एक बात बताओ, एग्जाम में फॉर्मेट बनाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता होगा? बेटा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, हमारा माइंड सेट होता है। लेकिन अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटने के चांस है। लेकिन अगर आप फॉर्मेट बनाओगे तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है बेटा, आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। चलें आगे। हाँ सर बेटा एक दो बातें और, जितने भी क्वेश्चन आपने करने हैं किए हैं उनकी लिस्ट जरूर बनाएं। और लिस्ट में ये देखिए कि अगली बार रिवीजन में मेरे को इन क्वेश्चन में इतना टाइम लगाना, इन क्वेश्चन में इतना टाइम लगाना है। क्योंकि जब आप पहली बार रिवाइज करते हो, दूसरी बार रिवाइज करते हो तो अगली बार उससे कम टाइम लगेगा और आपके माइंड सेट भी हो जाएगा कि इन क्वेश्चन में इतना टाइम लगाना। तो ये लिस्ट जरूर बनाएं अगली बार के लिए। चलें आगे। बेटा मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बता दी बेटा इसके अंदर। अगर आप इतना ही करोगे बेटा काफ़ी काम चल जाएगा आपका और आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा। बेटा आपके पास बिल्कुल टाइम बहुत कम होता है बच्चे के पास, इसलिए बेटा मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा इसके ऊपर। हाँ चलते चलते एक बात बताऊंगा बेटा, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।